तो दोस्तों कल फाइनली इंडियन एवेंजर्स की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर पैन इंडिया के तहत 5 लैंग्वेजों के माध्यम से ब्रह्मास्त्र के नाम से। यानी कि भैया कल ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को कल मैंने देख भी लिया है और इस फिल्म का फाइनल रिव्यू भी मैंने आप लोगों के सामने कल रख दिया है। और मेरे रिव्यू को देखने के बाद आप लोगों ने भी अपना कमेंट मुझे भेज दिया है, अपने सुझाव अपने विचार मुझे भेज दिए हैं। और भैया हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की है कि भैया आपको फिल्मों की समझ है कि नहीं, या फिर यूं ही बिना मुंह धोए भैया मुंह उठाकर चले जाते हैं सिनेमा घर किसी भी फिल्म को देखने के, और वहां से भैया आप फिल्म को देखने के बाद अपनी उल जुलूल बातें हम लोगों के सामने रख देते हैं। तो मैं फिर आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के बाद हमेशा की तरह एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हुआ कि भाई क्या वाकई में ये फिल्म बहुत ही शानदार थी। क्या ये फ़िल्म इतनी बेहतरीन बनी है कि इसकी तारीफ़ मुझे कल कर देनी चाहिए थी? जैसे बाकी यूट्यूबर जिनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया था बॉम्बे में, उन लोगों ने इस फ़िल्म को देखने के बाद किया है। मतलब कि थोड़ी-सी तारीफ़, थोड़ी-सी बुराई, थोड़ी-सी तारीफ़, थोड़ी-सी बुराई। यानी कि ये बैलेंस कर दो, नहीं तो ऑडियंस कहीं हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाने लगे कि भाई देखो बायस्ड होके इस बुरी फ़िल्म को अच्छा बता रहा। आप एक बात नोटिस करना, और मैंने भी ये बात नोटिस की है, जितने भी भैया मुंबई वाले रिव्यूअर हैं, उन लोगों ने इस फिल्म का रिव्यू कैसे किया। पहले अच्छी अच्छी बातें, फिर उसके बाद में सब ने एक ही बात बोला, इसका लव वाला एंगल जो है वो थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, बात बाकी सब ठीक है। मतलब कि वो बॉर्डर फिल्म में एक डायलॉग था ना कि गाय का बछड़ा बढ़ मर गया है, बात बाकी सब ठीक है। बेटी का हाथ टूट गया है, बात बाकी सब ठीक है। उसकी बीवी घर छोड़कर भाग गई है, बात बाकी सब ठीक है। ये मैंने कल नोटिस किया कि सब ने इसी तरह से इस फिल्म को एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने कि भैया फिल्म में विजुअल इफेक्ट बहुत ही शानदार था, और जुप जाप वो रेस, वो हथियारों का आना, अस्त्रों का सामने से आना जाना, वाह 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 वाह। कहानी कहाँ थी मेरे भाई? कहानी कहाँ थी फिल्म में? थी क्या नहीं भाई। चलो 3D इफेक्ट वालों को 3D में मज़ा आ गया, 2D ऑडियंस के लिए इस फिल्म में क्या था? 2D ऑडियंस जो था वो इस फिल्म में, इस फिल्म के एक्शन को भैया नॉर्मल वे में ही देख रहा था। तो वो इस फिल्म से ये उम्मीद कर रहा था ना कि भैया इस फिल्म में एक बेहतरीन कहानी उन्हें देखने को मिले, जिससे उनका एक्साइटमेंट लेवल इस फिल्म को लेकर बढ़े। था इस फिल्म में स्टोरी लाइन? तो भैया इसका जवाब कोई भी नहीं देगा। दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म की कहानी को इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 10 साल में लिखा है मेरे भाई इस फिल्म की कहानी को। और 10 साल बाद अगर वो इस फिल्म की कहानी को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 10 साल उन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखने में लगाया, और ये कहानी इस तरह से हम लोगों के सामने आती है 10 साल बाद, तो भाई मैं तो बोलूँगा जेम्स कैमरून को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि भैया उन्होंने 10 साल में उतनी बेहतरीन फिल्म कैसे लिख दी जिसका नाम था अवतार। अवतार की कहानी को भी 10 साल में लिखा था जेम्स कैमरून ने, ये बात आपको पता है। और वो फिल्म कैसी बनकर आई थी भाई? 10 साल तक अगर आप किसी फिल्म की कहानी पर काम कर रहे होंगे तो भैया आपका थॉट लेवल कितना बड़ा होगा मैं ये सोच सकता हूँ। और 10 साल की कहानी के बाद आप एक ऐसी कहानी लेकर आते हो कि भैया एक ग्रुप है जो कि भैया ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं ब्रह्मास्त्र के, और सब टुकड़े किसी किसी के पास है, ठीक है। एवेंजर्स में भी थी ना वो हीरे मोती टाइप के लोग मतलब कि प्लेनेट से जाकर वो इकट्ठा कर रहा होता है थैनोस, और उसके बाद उसके पास में जब वो सारी शक्तियाँ मिल जाती है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरी दुनिया को बदल देता है। तो भैया वो सीरीज किस तरीके से बनाया गया था? अगर आप एवेंजर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको एवेंजर्स को फिर से एक बार देखना चाहिए था कि भैया उसके ट्रीटमेंट को किस तरीके से तैयार किया गया था। देखिए एक्शन मूवीज़ में, फैंटासी मूवी में, एक बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भई उसकी कहानियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत ही थीन होती हैं, बहुत ही नॉर्मल कहानी होती है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार होता है। और वो प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होता है? तो भैया आपके विजुअल इफ़ेक्ट से,
आपके स्क्रीन प्ले से, आपके ट्रीटमेंट से, आपके लोकेशन से, आपके क्रिएशन से। यानी कि भाई फिल्म की कहानी नॉर्मल है तो बाकी चीज़ों को इतना हाई लेवल पर लेकर जाओ कि भैया जिसको देखने के बाद ऑडियंस का ध्यान जो है वो फिल्म की कहानी पर कतई ना जाए। और भाई जब आपका विजुअल इफ़ेक्ट्स, स्क्रीन प्ले, उसके बाद में स्टोरी लाइन, आपका ट्रीटमेंट, आपका क्रिएशन ही कमज़ोर होगा तो ऑडियंस पूछेगी ना कि भाई कहानी कहाँ है। भैया कुछ विजुअल इफ़ेक्ट को दिखाकर आप फिल्मों में आप किसी को 1 घंटा 66 मिनट तक बांध कर नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रह्मास्त्र की तो भैया मुझे ब्रह्मास्त्र शुरू के 15-20 मिनट काफ़ी अच्छे लगे जब तक शाहरुख खान नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब नागार्जुन की एंट्री होती है, जब तक नागार्जुन फ्रेम में नज़र आ रहे थे तब तक ठीक लगता है। और उसके बाद क्लाइमेक्स में जो एक्शन सीक्वेंस था, यानी कि इसका क्लाइमेक्स जो था वो मुझे ठीक ठाक लगा। ओवरऑल उसके बाद अगर उन्होंने बात करें तो भैया फिल्म को बस खींचा जा रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में ओपन होती चली गई। भाई लव एंगल भी जिस तरह से इस फिल्म के हम लोग के सामने रखा गया, बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में तो आप सब हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं भैया, हमसे बेहतर जानते हैं आप लोग कि भैया बॉलीवुड की फिल्मों में लव एंगल नहीं होगा तो भाई गाने तैयार नहीं हो सकते हैं, और गाने तैयार नहीं हो सकते हैं तो ऑडियंस को किस तरह से आप 4-5 गाने सुना सकते हैं। तो भाई मजबूरी थी इस फिल्म के मेकरों की कि भैया इसमें प्यार वाला एंगल ज़रूर होना चाहिए, प्यार वाला एंगल होगा तभी तो केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये वाला मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये मोमेंट नहीं होगा तो भाई कहाँ से गाने तैयार होंगे। तो भाई ठीक है, आपको गाने डालने थे तो आपको लव वाला एंगल पकड़ना था, और वो लव वाला एंगल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था जो कि भी ऑडियंस को हजम हो। कई लोग मुझसे कल सिनेमा घर में ये बात बोल रहे थे कि भैया ऐसा है कि इसमें लव एंगल जो है वो ऐसे लोगों के सामने परोस दिया गया जिसको आप हजम ही नहीं कर सकते हो। लड़का और लड़की की मुलाकात होती है, 2 ही मिनट में प्यार हो जाता है, उसके बाद में लड़की बोलती है कि चलो ना हम तुम्हारे साथ चलते हैं, वो कुद्दी मार मार के उसके घर तक जाती है, उसके घर से इधर आती है। मतलब कि प्यार इतनी आसानी से हो जाता है, ये बात भी किसी को हजम नहीं हुई। और भाई आपके पास में विजुअल इफेक्ट, आपके पास में स्क्रीन प्ले बेहतरीन नहीं था तो आपने लव वाला एंगल को इतना लंबा टान दिया कि जिससे आप सोचे कि भैया इससे हम लोगों को भरमा देंगे। तो भाई ऐसा है कि इस फिल्म को देखने के बाद कल मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया बॉलीवुड में अच्छे राइटरों की कमी है मेरे भाई। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बहुत जोर डालकर, बहुत प्रेशर डालकर ऑडियंस को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस फिल्म की कहानी को इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने 10 साल में लिखा है। भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, तो भैया आप गुना कर लो 10 से 365 दिन को, कितना दिन तक इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे आनंद मुखर्जी। और भाई अगर वो इतने सालों तक अगर इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे तो भाई हमको तो लगता है कि भैया वो अवतार जैसी कहानी को बस 1 से 2 हफ्ते में लिख कर दे देंगे। तो भाई यहाँ पर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई मैंने इस फिल्म को 3D वर्जन में नहीं देखा है। मैं ये बात आप लोगों का मानता हूँ, कई लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं कि भाई तुमने 2D वर्जन में इस फिल्म को देखा है, 3D वर्जन में इस फिल्म को जाकर देखो। नो डाउट इसका विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा था और वो दिख भी रहा होगा 3D वर्जन में, लेकिन भाई उसके बाद एक थीम कहानी तो होनी चाहिए थी ना, एक सुपर हीरो की कहानी। मुझे मालूम है स्पाइडरमैन की कहानी क्या थी, बैटमैन की कहानी क्या थी, सुपरमैन की कहानी क्या थी। भैया उसकी कहानी कोई इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जिसको एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है, बहुत ही आसानी से समझ सकता है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसा था, उसका प्रेजेंटेशन कैसा था, उसका एक्शन सीक्वेंस कैसा था, उसके वीएफएक्स कैसे थे, उसका सीजीआई कैसा था, बहुत ही शानदार, जिसकी वजह से वो कमज़ोर कहानी भी लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग आज भी हॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने रहते हैं। तो भैया सबको पता है कि हॉलीवुड की फिल्म है तो उसमें हमें ज़बरदस्त वीएफएक्स देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त सीजीआई देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त कलर कलेक्शन देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त मतलब कि एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें अगर इस फिल्म में होती तो हम भी ये बात कहते कि भैया ये फिल्म 400 से 500 करोड़ के बजट पर बनी है। तो भाई आप ही लोगों के कमेंट के बाद मैं ये बात आप लोगों से कहने आया हूँ और मुझे लगा कि ये बातें आप लोगों से कहनी चाहिए
क्योंकि अगर हम ऐसी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी बॉलीवुड की तरफ से अच्छी फिल्में बनकर आ नहीं सकती हैं। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर एक बात मैं बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छी पहल है कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों पर अब काम शुरू हुआ है। बॉलीवुड भी अब उस लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिधर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई हम जो एक्साइटमेंट हॉलीवुड की फिल्मों को देखने के बाद प्रदर्शित करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, आने वाले दिनों में जब हमारे बॉलीवुड में भी वैसी ही फिल्में बनेगी तो हम भी ये बात कहेंगे कि नहीं भाई, हॉलीवुड की तरह अब हमारे बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं। लेकिन भैया, जब ऐसी फिल्मों पर काम हो रहा है तो भाई आप अपने ज़मीनी रूट को मत छोड़ो। और वो ज़मीनी रूट होता है किसी भी फिल्म की जान, यानी कि उस फिल्म का स्टोरी लाइन। पहले स्टोरी लाइन ढंग का लिखो, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी वीएफएक्स दिखाते हो, थोड़ा सा भी एनिमेशन दिखाते हो, थोड़ा सा भी एक्शन दिखाते हो तो वो लोगों को हजम होगी। क्योंकि भैया आपकी फिल्म में वीएफएक्स जो है, एनिमेशन जो है, आधे घंटे का है, तो बाद बाकी जो फिल्म है वो कितने घंटे की हुई मेरे भाई? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट की फ़िल्म आपके पास एक्स्ट्रा बची हुई है, तो भैया वहाँ पर आप क्या दिखाओगे ऑडियंस को? इस पर आप लोगों को सोचना चाहिए। तब जाकर भैया, चाहे वो 3D वाली ऑडियंस हो, चाहे वो 2D वाली ऑडियंस हो, वो आपकी फ़िल्म से कन्विंस होगी। 3D में क्या होता है? 3D में क्या होता है? जो विजुअल इफ़ेक्ट उसमें दिखाया जा रहा है, वही आपके आमने-सामने से गुज़रता हुआ नज़र आता है। यानी कि भैया आप उस इफ़ेक्ट को फ़ील करते हो। बस यही ना होता है, कहानी को फ़ील नहीं कर सकते हो आप 3D इफ़ेक्ट से। आप वीएफएक्स के माध्यम से आप फ़िल्म की कहानी को फ़ील नहीं कर सकते हो। आप फ़िल्म की कहानी को तब फ़ील कर सकते हो जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। अगर वो कनेक्टिविटी आपके साथ नहीं जुड़ती है तो भैया सब खत्म। और यही कमज़ोरी है इस फ़िल्म की। शाहरुख खान, नागार्जुन, ये 2 कलाकार इस फ़िल्म की कहानी को अपग्रेड करने की कोशिश किए हैं। उसके बाद आप देख लो भाई, शिवा और आलिया भट्ट के किरदार को, मतलब कि इन लोगों ने इतना बोर किया है इस फिल्म में, पता नहीं क्यों इनके लव एंगल को इतना ज़्यादा प्रधानता दिया गया इस फिल्म में। और उसके बाद में अमिताभ बच्चन का किरदार जिस तरह से हम लोगों के सामने आया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया, अमिताभ बच्चन के स्कूल में कुछ और सुपर हीरोज़ थे। उसके बारे में थोड़ा-सा भी डिटेलिंग आप लोग को समझ में आया कि कौन क्या है? बस एक सीन में सबके नाम बता दिए गए हैं और उसके बाद एक गाने में सबको अस्त्र चलाते हुए दिखा दिया गया। उससे क्या सबका किरदार खुलकर आप लोगों के सामने आ गया? नहीं दिखाना था उन लोगों को इस फ़िल्म में। इस फ़िल्म की कहानी को ख़त्म कहाँ होना था? तो भाई जाकर अमिताभ बच्चन के आश्रम तक, मेरे हिसाब से। वहाँ पर सुपर पावर आकर उसको रोक रहा है और वहाँ पर अमिताभ बच्चन के पास जाकर, मतलब जो मौनी रॉय का किरदार था, मैं तो यहाँ सोच रहा था कि अगर मैं राइटर होता इस फिल्म का तो मैं मौनी रॉय को पहुँचाता अमिताभ बच्चन के कैंप तक और रणबीर कपूर को भी वहाँ पहुँचाता। वहाँ पर इन तीनों का भिड़ंत होता, मतलब आपस में। मौनी रॉय जो थी वो अमिताभ बच्चन पे अटैक करती और उसके बाद में यहाँ पर रणबीर कपूर को अपनी शक्ति का एहसास पूर्ण रूप से हो जाता और वो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को बचाते। और यहाँ पर मौनी रॉय जो है वो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से वो निकल जाती। देन आपके पास था सेकेंड स्टोरी के लिए ऑप्शन कि भैया अगले पार्ट में क्या होगा। आपने पूरी फिल्म को खोल कर रख दिया है, सेकेंड पार्ट में आप क्या दिखाओगे? और जो बात मैंने कल आप लोगों को अपने रिव्यू में बता दी थी कि भैया अगले पार्ट में आप देव की कहानी को देखोगे, यानी कि भैया वो उस मेन विलेन की कहानी को देखोगे जिसके बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है कि भैया वो किरदार कौन है। खबरों की माने तो भैया यहाँ तक जो रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रही है वो किरदार हो सकता है भाई रणवीर सिंह का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो किरदार साउथ का भी कोई कलाकार हो सकता है। तो भाई, थोड़ी सी बात मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आप लोगों से करूं, क्योंकि भैया आप लोगों के बीच में ना एक गलत मैसेज जा रहा है मेरे को लेकर कि भाई मैं फिल्मों को लेकर हमेशा अलग ही रूपरेखा तैयार कर देता हूं। तो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि भैया इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र था तो बहुत सारी ऑडियंस ये सोच के जा रही थी कि भैया हम इस फिल्म को अगर देखने जा रहे तो इसमें हमें ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चलेगा। क्योंकि भाई हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में ब्रह्मास्त्र का जिक्र हमेशा किया गया है एक ऐसे अस्त्र के रूप में जिसका कोई तोड़
नहीं है। यानी कि भैया अगर इस अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया जाए तो भैया पूरा विश्व जो है वो खंडित खंडित हो जाएगा। और इस फिल्म के अंत में वो रेफरेंस देने की कोशिश भी किया गया, जब ब्रह्मास्त्र आपस में जुड़ जाता है, यानी कि तीनों टुकड़े जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है वो खंडित खंडित हो रहा है, और वहाँ पर ब्रह्मास्त्र की ताकत को अपने अंदर समाहित करते नजर आ रहे हैं रणवीर कपूर। और उसके बाद में उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर आ जाती है कि भैया अब उनको भैया फायर जलाने के लिए लाइटर और माचिस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अब खुद से अपने अंदर से आग निकाल सकते हैं ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने के बाद। तो भाई ब्रह्मास्त्र जिसका इस्तेमाल महाभारत में भी कोई नहीं कर पाया था अश्वत्थामा को छोड़कर, और उसके बाद भाई रामायण में भी ऐसा ही हम देखे थे कि भैया ब्रह्मास्त्र का जब इस्तेमाल हो रहा था तो भैया क्या बताया गया है उसके बारे में। तो आपने मैथोलॉजी वाली बात कर दी, हमारे वेद पुराणों की बात कर दी, उसके बाद भैया जब आप इस फिल्म को सिनेमाघर में लेकर आते तो भैया उसमें ब्रह्मास्त्र का जिक्र इस तरीके से आप करते हो जिसको देखने के बाद ऑडियंस हंस रही थी कि भैया ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये प्रेमास्त्र है। तो भाई कंफ्यूज कहानी है, वीएफएक्स एनिमेशन ऑडियंस देख रही है, बहुत सारी फिल्मों में देखने मिलता है हमें, लेकिन जब हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई फिल्म आ रही है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करे और ऊपर की तरफ ले जाए। बस इतनी ही बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैंने अभी आप लोगों से कही, आप इन बातों से कितना एग्री करते हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।